हेलो बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम कंसोलिडेशन चैप्टर में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो टैकल करने वाले हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में आपको पता है कि 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 16 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स तक पिछले 4-5 क्वेश्चन और हमने किए थे, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना देखे थे एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। अब उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल है, अभी वाले जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें उसका यूज करना है। एंड लास्ट जो लेक्चर्स तक हमने क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स तक आने के चांसेस है। अभी हम जो देखेंगे वो 8 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन है और 16 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो 4.5 तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है 4.6 है, उसको रीड करते हैं एक बार। और अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट जिसका मेन है, जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम इस क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। एच लिमिटेड नॉर्मली क्वेश्चन के जो नाम के हिसाब से एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी रहेगा, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी रहेगा। नाउ अब आप देखो एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से है। लगभग ये देखो, ये शुरू का जो अभी 2 क्वेश्चन लेंगे इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको स्टडी करनी है। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो आपको बाकी जो एकदम कोर एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है ना वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके, नाउ लुक इट हियर। लायबिलिटी साइड ये बहुत सिंपल बैलेंस शीट बनाया हुआ है, क्योंकि इसको क्वेश्चन समझने के हिसाब से है। शेयर कैपिटल जो है, एक शेयर 10 रुपए का है और एच लिमिटेड का 4 लाख का कैपिटल है और एस लिमिटेड का 3 लाख का कैपिटल है। ये क्लियर है? कोई कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल हर कंपनी का। तो ये कंपनी का 3 लाख का कैपिटल है, इसका 4 लाख का है। एच लिमिटेड में रिजर्व है 1 लाख का। एच लिमिटेड का रिजर्व है 1 लाख का। क्रेडिटर से 2 लाख का और एस लिमिटेड का क्रेडिटर से 1 लाख का। ऐसा आप देख सकते हो, ये 7 लाख हो गया, ये 4 लाख हो गया टोटल। क्लियर है यहाँ तक? वैसे ही हमने एसेट साइड में सारे एसेट को एक ही ग्रुप में डाल दिया है, सन्ड्री एसेट्स में। तो अगेन हमें ये क्वेश्चन समझना है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन उसको फ्रेम किया है। 4 लाख और 4 लाख दोनों का है। तो आप एस लिमिटेड की बैलेंस शीट इस तरीके से क्या है, मैच है। अब इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड लिखा हुआ है 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो देखो एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है, एस लिमिटेड के शेयर लिया है। ठीक है, 100% शेयर ले लिया है। इसका मतलब है एस लिमिटेड 100% जो है होली कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो गया एच लिमिटेड का। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 100% शेयर ले लिया है 3 लाख का। तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। क्यों ये आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि यदि होली ओन्ड सब्सिडरी है ना, एक मिनट, होली ओन्ड सब्सिडरी में क्या है कि उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं रहता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ही नहीं ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं आता है। इतना फर्क है। होली ओन सब्सिडरी का क्वेश्चन करेंगे हम, पार्टली ओन सब्सिडरी का क्वेश्चन करेंगे उनमें। नाउ ये डेटा दिया है तो बोल रहा है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ऐसा सिंपल भी आ सकता है क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, तो ऐसा नहीं कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली हम अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से देख रहे हैं। अब आप देखो इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल जो कंसोलिडेशन, यदि कोई सोचेगा कि उसमें हमने पढ़े थे टिप्स में कि हमें लाइन बाय लाइन आइटम को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आइटम, तो आप तो ये सोचोगे कि हम सर ये दोनों के एसेट को ऐड कर देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं 3 लाख और इसका तो 0 है। अब ध्यान दो, ये प्रोसेस हम अभी करके देखेंगे। हम यहाँ पे एक का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। बैलेंस शीट है ये, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कब का है ये? एज ऑन 31 मार्च 2021। एच लिमिटेड का है, इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड है ये। तो भाई यदि हम इसको इसको हम शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाएंगे
तो यहाँ क्या रहता है, लाइबिलिटीज पहले तो ये रुपीज, ये रहेगा शेड्यूल नंबर जिसको हम नोट भी बोलते हैं, नोट नंबर, और ये रहेगा अमाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से अच्छे से देखेंगे। कंसोलिडेशन का यदि हम सिंपल पर्पज समझे तो हमने ये बताया था कि लाइन बाय लाइन आइटम को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यदि दोनों के शेयर कैपिटल को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 लाख और 3 लाख, 7 लाख हो जाएगा। देखो यहाँ रहता है ना, अभी हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं शेयर होल्डर फंड उस तरीके से, हम बस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख रहे हैं। तो शेयर कैपिटल यदि मैं लिखा तो शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का कितना हो गया, एच लिमिटेड का है 4 लाख, और एस लिमिटेड का कितना है 3 लाख। देखो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो गलत है, मतलब इसमें चेंजेस आने वाले हैं। कई लोग है रहते हैं आप में से होशियार जो पहले ही बोलते हैं ऐसा तो ऐड ही नहीं होता, गलत पढ़ा रहे हैं। मैं बाद में इसको करेक्ट करूंगा। देखो अभी रिजर्व्स कितना है, 1 लाख, और इसका 1 लाख है, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे रिजर्व्स एच लिमिटेड का ही है, एस लिमिटेड का है ही नहीं। टोटल रिजर्व 1 लाख ही आएगा, कि सिर्फ एच लिमिटेड का ही है, बराबर है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स 2 और लाख और 1 लाख, 3 लाख रुपए हो गए, उसको ऐड कर देंगे हम लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ क्रेडिटर्स देखो एच लिमिटेड का कितना था 2 लाख, और एस लिमिटेड का कितना है 1 लाख, ये हो गया 3 लाख। ठीक है? उसके बाद सन्ड्री एसेट ले लो, 4 लाख और 4 लाख, 8 लाख रुपए हो गए। तो ये लाइबिलिटी साइड हो गया। नीचे आएगा एसेट, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स है, तो जिसमें एच लिमिटेड का है, एच लिमिटेड का 4 लाख, एस लिमिटेड का भी 4 लाख है बच्चों। ये टोटल कितना हो गया, 8 लाख हो गया। उसके बाद चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का 100% शेयर में इन्वेस्ट किया, कितना 3 लाख रुपए। शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, इसमें तो एक ही वैल्यू है, उसका तो कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, 3 लाख रुपए। ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 11 लाख, और ये भी कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 लाख। ये बैलेंस शीट की टोटल हो गई मैच, और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गई, दोनों की कैपिटल आ गई, दोनों की लायबिलिटी आ गई, दोनों की एसेट आ गई, तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स है, ये लाइन बाय लाइन आइटम हमने ऐड की, जो हमारा स्टेप था ना कि कंसोलिडेशन हम कैसे करते हैं, तो लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करना मतलब ऐसे ही रहता है कि आप लाइन बाय लाइन आइटम को ऐड कर दो। लेकिन अब इसमें आप देखोगे तो एच लिमिटेड ने ही एस लिमिटेड की शेयर लिया हुआ है सारा, समझ में आ रहा है। अब आप इधर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, एस लिमिटेड की टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल, और 3 लाख एक शेयर की कितने रुपए, 10 रुपए, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर 3 लाख रुपए कैपिटल है, डिवाइडेड बाई 10, 30,000, 30,000 शेयर होंगे। और वो पूरा 30,000 शेयर किसने लेके रखा हुआ है, एच लिमिटेड में। देखो एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया तो एच लिमिटेड के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, और एस लिमिटेड ने जैसा इंडिविजुअल को हम शेयर इशू करते हैं वैसे ही एस लिमिटेड ने किसको शेयर इशू किया हुआ है, एच लिमिटेड को। तो एस लिमिटेड के लिए वो कैपिटल है,
और एच लिमिटेड के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। ये दो अलग अलग बैलेंस शीट है, दोनों का आप एक साथ मत पढ़ो, दोनों अलग अलग एंटिटी की बैलेंस शीट है वो। अब यहाँ पे जो यहाँ का है, इसके एस लिमिटेड की जो लाइबिलिटी साइड में दिख रही है 3 लाख रुपए, वो एच लिमिटेड के एसेट साइड में दिख रही है 3 लाख रुपए। समझ रहे हो क्या बात? वैल्यू पे नहीं जाना, आप उसके नेचर पे जाओ कि इसका जो कैपिटल है वो इसका इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या किया, जब इसको हमने लाइन बाय लाइन आइटम में ऐड किया तो हमने यहाँ पे कैपिटल ले लिया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लिया। समझ रहे हो? तो ये तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। क्या है ये? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है एच लिमिटेड का। मतलब एच लिमिटेड खुद ही बोल रहा है कि मेरी लायबिलिटी भी 3 लाख रुपए है और मेरी एसेट भी 3 लाख रुपए है। ये तो गलत हो गया ना। मतलब आप ऐसे तो मैं अपने बैलेंस शीट में मतलब खुद ही को शेयर इशू कर दिया, इसी बात हो गई। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का ये कंबाइन बैलेंस शीट है ना, तो कोई खुद को ही शेयर इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो भी दिख रहा है और एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल भी दिख रहा है। दोनों एक साथ नहीं दिख सकते हैं, दोनों कॉन्ट्रा एंट्री एक तरीके से, दोनों क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। क्योंकि एच लिमिटेड को बताओ ये 3 लाख किससे लेना है? किसी से लेना है क्या? बोलेंगे एस लिमिटेड से लेना है। अच्छा, एस लिमिटेड से ले लो, और ये 3 लाख किसको देना है फिर? ये 3 लाख जो कैपिटल में दिखा रहे देना किसको है? एच लिमिटेड के। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसका है? एच लिमिटेड का है, एच विथ एस, मतलब सब्सिडरी एस लिमिटेड है। अब बैलेंस शीट हम रेड कैसे करते बच्चों? कैपिटल मतलब लायबिलिटी, हमें कोई ना कोई ओनर्स है जिसका पैसा लगा है, आज निकल हमें उसको चुकाना पड़ेगा, करेक्ट है। और हमें इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे एसेट्स है। अब ये 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आएंगे, मतलब एच लिमिटेड वो इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो 3 लाख रुपए उसको हो सकता है आएंगे, तो देगा किसको? शेयर कैपिटल खुद ही को देगा, क्योंकि खुद ही तो ओनर है, वो एच लिमिटेड ही तो ओनर है। खुद ही के बुक्स में खुद का लायबिलिटी दिखाना ये सही नहीं है। इसलिए कंसोलिडेशन में सब्सिडियरी का जो शेयर कैपिटल है वो नहीं दिखाते, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं दिखाते, और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखाते हैं, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी नहीं दिखाते हैं जो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको कुल मिला के ध्यान में रखना है कि भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो एलिमिनेट होगा और होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एलिमिनेट होगा। और ये एलिमिनेट हम जब करने जाएंगे तब हमें दो चीज निकालना पड़ेगा, एक रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा रहेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहेगा, और उसके अलावा जो है कुछ मिसलिनियस सारे जो एडजस्टमेंट है वो भी रह सकते हैं, जो कि रहता है डेटर्स क्रेडिटर्स। मतलब हमने बेचा है, सब्सिडियरी ने खरीदा है, तो हमारे लिए डेटर्स है, सब्सिडियरी के लिए क्रेडिटर है। कुल मिला के ये है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक सिंगल एंटिटी का है जो दोनों का मर्ज करके बनाया गया है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को मिला के बना रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो कुछ एडजस्टमेंट है जिसको हम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, आफ्टर एडिंग लाइन बाय लाइन आइटम आपको वो एडजस्टमेंट करनी है। अब इसको हम एक बार करेक्ट मेथड से बना के देखेंगे। तो देखो, अगेन हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पेपर में करना कैसे है वो है अभी ये। तो फिर से लाइबिलिटीज, इसमें रहेगा ये शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में पहला रहेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ध्यान देंगे कितना है ये
4 लाख रुपए है। अभी हम इसका नोट नहीं बना रहे हैं, इसका आप हर चीज़ का एक नोट बनाना पड़ेगा जहाँ पे लिखना। चलो बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं नोट्स। सिंपल रहता है, आपको पता है। ये नोट नंबर जैसे इसको यदि 1 बोल दिया, पहला नोट नंबर है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखो शेयर ऑफ, ये एच लिमिटेड का ही है, तो कितना शेयर है देख लो। 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख आ जाएगा। 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तो ये कितना अमाउंट है, 4 लाख है। क्लियर है? वो 4 लाख यहाँ आएगा, वही वाला नोट। मतलब ऐसा बना सकते हो आप साथ साथ में। इसमें दूसरा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये इसका जैसे नोट नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरा रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब जैसा हम एक इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी रहेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा डेट वेट एज ऑन 31 मार्च 2021। अब यहाँ देखेंगे आप, रिजर्व्स कितना है बच्चों, एस लिमिटेड में है क्या कोई रिजर्व्स? नहीं है, सिर्फ इसमें है, 1 लाख रुपए है, वो ले लो 1 लाख रुपए। एच लिमिटेड का ये पूरा रिजर्व्स का टोटल भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब रिजर्व्स निकालते हैं तो रिजर्व्स का फाइनल टोटल लाने से पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी होती है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मैंने बताया था कि क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड में किया है उसकी कॉस्ट कितना है, 3 लाख। देखो ना, कितने में हमने इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए में। अब हमने 3 लाख में क्या हासिल किया, नेट असेट। 3 लाख में क्या हासिल किया, नेट असेट। तो नेट असेट कितना है, देखो नेट असेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि नेट असेट निकालने के लिए या तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो यदि हम वो यहाँ पे करते हैं तो 4 लाख का एसेट है, देखो 4 लाख का एसेट है ये, और 1 लाख की लाइबिलिटी है ये वाली। तो वो यदि करते हैं तो कितना हो गया, 4 - 1 लाख, 3 लाख रुपए। या तो एक मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली, या तो ये, या तो आप डायरेक्टली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को क्या करो, ऐड कर दो। तो शेयर कैपिटल यहाँ कितना है, 3 लाख। रिजर्व्स कुछ है क्या, है ही नहीं। तो आप किसी भी मेथड से करोगे अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। तो ये नेट एसेट 3 लाख, मतलब एच लिमिटेड की नेट में प्रॉपर्टी कितने की थी, 3 लाख की थी। तो 3 लाख के लिए ये तो 100% एक्विजिशन कर लिया। कुल मिला के वही हो गया ना कि 100% एक्विजिशन में हमने सारे शेयर खरीद लिए, मतलब हम 100% ओनर बन गए एस लिमिटेड का। हमने कितना नेट एसेट एक्वायर्ड किया, मात्र 3 लाख रुपए का पैसा दिए और 3 लाख का ही नेट एसेट एक्वायर्ड किया। तो मेरा गुडविल और या फिर कैपिटल रिजर्व कुछ आया क्या, नहीं आया। अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी डील हो रही है कि भाई जितना नेट एसेट था उतना ही पैसा दिया। समझ रहे हो क्या, 3 लाख रुपए दिया, 3 लाख का ही नेट एसेट लिया। एच लिमिटेड ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एस लिमिटेड का 3 लाख का कैपिटल है, उतना ही जितना उसको कैपिटल था उतना ही पैसा हमने इन्वेस्ट किया। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 0 है, क्योंकि यहाँ यदि कैपिटल रिजर्व आया ना बच्चों तो यहाँ लेना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस में वो ऐड हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में देख लेंगे कुछ दूसरा डेटा। यहाँ पे देखो बेसिकली यदि ये सॉल्व करें तो ये शेयर होल्डर फंड रहता है, फिर उसके बाद यहाँ आता है नॉन करंट। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहा तो यहीं पे लिखना पड़ता है ऊपर में, जैसे यहीं पे आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, रहता तो क्यों नहीं है यहाँ पे? 100% शेयर तो एच लिमिटेड का है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कोई है ही नहीं। रहा तो यहाँ लग लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक सी रहेगा यहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं। और उसके बाद एक रहेगा करंट लाइबिलिटीज, क्या रहेगा? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे क्रेडिटर्स किस में आएंगे? करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आप दोनों को ऐड कर देंगे, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी में आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। अब इसका हम नोट बना लेंगे, नोट नंबर 3। तो यहाँ पे हम थर्ड बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रेड पेएबल्स। तो एच लिमिटेड का कितना है? देखो, एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल 2 लाख है और एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल 1 लाख रुपए है। तो ये ले लो, एच लिमिटेड का 2 लाख और एच लिमिटेड का 1 लाख रुपए। ये टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए। मेरे को पता है कि आप लोग तो फट से टोटल कर ले, डायरेक्टली लिखना नहीं, पेपर में डायरेक्ट लिखे तो मार्क्स डायरेक्ट मिलेगा, उस पर मिलेगा नहीं मार्क्स। ये हो गया, क्लियर है? 4 लाख 1 लाख। सर इसमें हमने शेयर कैपिटल में एच लिमिटेड का नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लेना है, समझ में? एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, ध्यान दो। अब ये होगी लाइबिलिटी साइड, और कुछ है नहीं लाइबिलिटी साइड में। ये कितना हो गया? 5 3 8 लाख रुपए हो गया। वैसे ही अब हम बनाएंगे एसेट साइड। एसेट्स में भी पहला जो रहता है, ये दूसरा सेकेंड हो गया, एसेट्स में रहता है नॉन करंट एसेट्स। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। पर ये सब कहाँ लिखे हैं बेटा? शेड्यूल 3 में लिखे हैं। तो नेट करंट, नॉन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने सन्ड्री एसेट्स लिख के रखा हुआ है, तो हम मान लेते कि वो नॉन करंट और करंट दोनों मिला के है। मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना? इसके अंदर ही मैं लिख देता हूँ सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, इसमें सभी आ गए। सन्ड्री एसेट्स आप देखोगे तो क्या है? 4 लाख 4 लाख 8 लाख रुपए है। अब इसका नोट नहीं बना रहा बेटा मैं, आप बना सकते हो, फोर्थ नोट के रहेगा। और ये आगे वैल्यू 8 लाख रुपए। अब ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना 3 लाख का, ये दिखाना है क्या? नहीं दिखाना है, तो इन्वेस्टमेंट गायब हो गया। कुल मिला के हो क्या रहा है? देखो, इन्वेस्टमेंट हमने गायब कर दिया 3 लाख, और शेयर कैपिटल एक्चुअल में हमने एक्वायर किया वो भी गायब कर दिया 3 लाख, तो वैल्यू 0 आ गई। तो दोनों तरफ से वैल्यू हट गई है। और कोई डिफरेंस आता तो उसको हम बैलेंस शीट में लिख लेते, तो बैलेंस शीट मैच हो जाती है। ये हो गई 8 लाख। इतना ही करना है, ये आया इतना कर दिया आपने तो 8 मार्क मिल जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इतना ही करना था, ठीक है? सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा उसमें है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना, हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम। अब देखो यहाँ पे मैंने ना अभी 2 सिनेरियो और क्रिएट करके दिया है, 2 सिनेरियो, कि इसके अलावा यदि सिचुएशन है, जैसे हमने अभी देखे ना कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं निकला, तो उसके लिए मैंने 2 सिनेरियो और दिया है कि यदि ये 2 वैल्यू, बच्चों यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू को चेंज किया जाए, सिर्फ एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का नहीं, ये जो है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड जो है उसको पहले सिनेरियो में 3,20,000 रखा गया, 3 लाख की जगह क्या लेना है उसको? 3,20,000। तो ये 20,000 से बढ़ा है, तो ये 20,000 से मैंने कम कर दिया बेसिकली, 4 लाख की जगह 380, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड सिनेरियो में 3 लाख, इधर 20,000 बढ़ाए, इधर 20,000 कम कर दिए, यदि 2,80,000 लिया तो क्या होगा? तो सन्ड्री एसेट्स में फिर क्या आएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 4,20,000 रुपये ये असेट बढ़ जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। कुल मिला के क्या होने वाला है? बेसिकली अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, पहले केस में क्या आया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 0 आ गया था, लेकिन अब ये इसमें 0 नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि माइनॉरिटी तो है ही नहीं, अभी भी हम 100% शेयर ही पे तो कर रहे हैं, तो वो तो मैंने लिखने के लिए दिया है आपको। पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी भी 0 रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अब आएगा। तो कैसे आएगा? तो ध्यान दो, यदि हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फिर से निकालने जाएंगे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, बाकी दोनों सिचुएशन में बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो बता रहा हूँ।
कि हम अभी जो मैंने एक दूसरा सिचुएशन दिया है मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। यदि उसमें हमारा दो सिनेरियो है, फर्स्ट और सेकेंड, वहाँ पे जो जैसा लिखा है, तो फर्स्ट सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है वो चेक करेंगे बेटा। ये हमने ओरिजिनल जो क्वेश्चन में लिखा था वो, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी जो क्वेश्चन में देखा वहां पे तो 3 लाख में लिया, है ना, ये 3 लाख में था। अब उसकी जगह बोल रहा है कि 3,20,000 होता तो क्या, 2,80,000 होता तो क्या। तो देखो यहाँ हो गया भाई 3,20,000 होता तो क्या, और यहाँ हो गया 2,80,000 होता तो क्या। समझ में आ रहा है दो सिचुएशन। अब हम ये पता करेंगे कि नेट एसेट सर हमने कितना एक्वायर किया। तो नेट एसेट एक्वायर्ड में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, नेट एसेट्स एक्वायर्ड में कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो ये बदले, ये तो सेम है, एस लिमिटेड का 4 लाख में से 1 लाख गया तो नेट एसेट तो हमेशा 3 लाख ही रहेगा। तो वो तो 3 लाख ही एक्वायर किया, तो नेट एसेट यहाँ पे भी 3 लाख हमने एक्वायर किया, यहाँ पे भी 3 लाख एक्वायर किया, और यहाँ पे भी सिर्फ 3 लाख ही एक्वायर किया। समझ में आ रहा है क्या। ध्यान दो, 3 लाख का नेट एसेट एक्वायर किया 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो जीरो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हमने देखा ही। तो ये क्या आया, ये जीरो आया। अब ये देखो 3,20,000 रुपए देके 3 लाख का एक्वायर किया, तो 20,000 रुपए ज्यादा दिया मैंने, इसका मतलब ये हमारा गुडविल है, मैंने गुडविल का पैसा ज्यादा दिया। उसकी गुडविल, एस लिमिटेड की गुडविल ज्यादा होगी करके मैंने सारे शेयर खरीदने के लिए पैसे ज्यादा दिए 20,000 से। यहाँ उल्टा है, 2,80,000 रुपए दे के मैंने 3 लाख के नेट एसेट एक्वायर किए, तो 20,000 रुपए यहाँ निगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। सर बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में ये जीरो था, लास्ट क्वेश्चन में ये जीरो था। अब देखो ये 20,000 गुडविल का 20,000 रुपए हमें बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यदि यही बैलेंस शीट लेते हैं सिचुएशन हम, तो देखो बच्चों, ये जो सन्ड्री गुडविल बोले तो इंटेंजिबल एसेट होता है, आपको यहाँ पे अलग से गुडविल दिखानी पड़ेगी इंटेंजिबल एसेट में, और उसकी वैल्यू आएगी 20,000 रुपए। ये कौन सा सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो, सॉरी ये फर्स्ट सिनेरियो है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,20,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 8,20,000 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हो क्या। नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल तो 8 लाख ही रहेगा। कारण क्या है, कारण क्या है, देखो हमने इसको 3,20 किया तो इसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया है, 3,80 कर दिया है, पर कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये देखो ये अभी हमने सेकेंड सिचुएशन में क्या हो गया है, ये इसको हमने 3,80 मान लिए और इसको हमने 3,20,000 मान लिया, यही लिख के दिया है। तो 3,80 और 4 लाख इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 3,80 और 4 लाख हो गया 7,80,000। तो यहाँ ये जो वैल्यू दिख रही है ये हो जाएगी 7,80,000 सन्ड्री एसेट, और गुडविल में दिखेगा हमारे 20,000, तो टोटल कितना दिखेगा, 8 लाख। बेसिकली यहाँ गुडविल दिखेगा ऐसे सिचुएशन में, बाकी ऊपर में कोई चेंज नहीं रहेगा, ऊपर वैसे के वैसा ही रहेगा। समझे क्या, सन्ड्री एसेट कम हो गया है। अब हम यदि थर्ड सिचुएशन की बात करें तो सर ये सेकेंड, ये फर्स्ट सिचुएशन में आएगा, ये ओरिजिनल थी, ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन देखो, ये 2,80,000 ये 4,20,000 था, तो देखो ये 4,20,000 रुपए हो गया। ये सेकेंड सिचुएशन के लिए और एक कलर यूज कर लेते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4,00,000, 4,20,000, और ये हो गई 2,80,000। समझ में आ रहा है, चेंज करके 3 लाख की जगह 2,80,000। अब 2,80,000 था तो उसमें हमारा ये जो 20,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व आया, तो कैपिटल रिजर्व अभी ऐड करते वक्त ध्यान देना कि कैपिटल रिजर्व मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने का, 20,000 का। तो ये अब रिजर्व्स का टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो ये 1 लाख की जगह कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। समझ रहे हो, 1,20,000 आ जाएगा। फिर इसका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 3, 7 और 1, 8, 8,20,000 हो जाएगा ये। तो ये टोटल भी बदलने वाला है, क्योंकि अब देखो क्या है यहाँ पे, अब ये देखो 4,20 + 4 कितना हो गया, 8,20,000 रुपए।
8,20,000 आ जाएगा ये। तो मैंने तीनों सिनेरियो का बैलेंस शीट बना के दिखाया है आपको, आप अलग अलग बैलेंस शीट अपने पास बनाएंगे। कुल मिला के कैपिटल रिजर्व ये आ रहा है, डेटा दिया रहेगा ना बाकी एसेट वगैरह में क्या चेंजेस है। कैपिटल रिजर्व है तो आप रिजर्व में ऐड करिए, गुडविल है तो आपको इंटेंजिबल एसेट में बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में ये दो आप बना के देख सकते हो। यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि 100% शेयर लिया है। उसके बाद ये 4.7 जो क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही मैंने प्रैक्टिस का सिनेरियो क्रिएट किया है, बस इसमें सिर्फ 70% शेयर लिया गया है, तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा। बस इतना ही है, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि 30% शेयर कोई और लोगों ने लिया है, 100% शेयर हमने लिया नहीं है, तो ये फ़र्क है इसमें। तो इसको करके देख लेते हैं फट 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 फट, है क्या नहीं है? इसको भी करते हैं। सीधा हम शुरू करेंगे इसका बनाना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं फॉर्मेट वगैरह अभी इसमें बना नहीं रहा हूँ, अभी हम और 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं तरीके से फॉर्मेट लिख दूंगा। अभी मुझे समझाना है आपको, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। क्या प्रोसेस था भाई? शेयर कैपिटल तो सिर्फ इसका लिखेंगे, एस लिमिटेड का नहीं लिखेंगे, सब्सिडरी का नहीं लिखेंगे। जब्स ले लेंगे, क्रेडिटर्स को भी ऐड कर देंगे, तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को लिख देते बेटा। तो पहला तो लाइबिलिटीज़ ऊपर में रहेगा, लाइबिलिटीज़। तो अभी हम वो फंड वगैरह नहीं लिख रहे, पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ एच लिमिटेड का ही लेना है, 4 लाख रुपए, है क्या नहीं है? फिर रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये इसको निकालने हमेशा जब भी आप कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करेंगे ना, तो सबसे पहले आप ये इसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो वर्किंग है ना, वो सबसे पहले कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए फिर से क्या है कि हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि हमने कितने में जो शेयर हमने खरीदा वो एक्वायर किया, कितना परसेंट एक्वायर किया है हमने, 70% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 70% कितने में लिया हमने? 2,10,000 इन्वेस्ट करके लिया, तो 2,10,000 लिखेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स एक्वायर्ड। तो बच्चों नेट एसेट्स एक्वायर्ड कितना है? देखो 3 लाख ही है, 4 लाख ये एसेट है, उसमें से 1 लाख लाइबिलिटी माइनस करोगे तो 3 लाख ही आएगा। 3 लाख रुपए, 3 लाख का नेट एसेट एक्वायर किया क्या हमने? देखो 3 लाख जो नेट एसेट है टोटल है, लास्ट इसमें हमने 100% किया था, लेकिन अभी इसका 70% ही हमने एक्वायर किया है। समझ रहे हो क्या? 70% कितना आएगा इसका? 2,10,000। तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या आया? 0। क्वेश्चन ही वैसा बनाया हूँ मैंने कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 0 आएगा। अगेन हम यहाँ पे 2 सिनेरियो और लेने वाले हैं, तो इसको हम ओरिजिनल सिनेरियो बोल के रखते हैं अभी, ठीक है? अब ध्यान दो, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, मतलब रिजर्व सरप्लस में कोई चेंज आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, तो मतलब एस लिमिटेड का जो 1 लाख रुपए है वही वाला हमें वहाँ लिखना है। अब क्रेडिटर्स 2 और 1 लाख, 3 लाख रुपए लिख दो अब टोटल में, यानी क्रेडिटर्स 3 लाख लिख दिया मैंने, 2 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है? वो दोनों का ही ऐड करके लिखना है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं थी मेरे को। अच्छा यहाँ पे हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। हम लास्ट में देखते हैं आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। अब दूसरा, यहाँ पे अब एसेट्स लिखते हैं हम। एसेट्स में आप सन्ड्री एसेट्स लिख दो, सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि सन्ड्री एसेट्स 490 प्लस 4 लाख, 4,90,000 प्लस 4 लाख, 8,90,000 आ गया, है कि नहीं? और इन्वेस्टमेंट लिखते नहीं है, मैंने बताया अब इन्वेस्टमेंट अपन लिखते नहीं है, एलिमिनेट हो जाता है। तो अब इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, यदि आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 5 3 8 लाख, और जबकि इधर का टोटल आ रहा है 8,90,000।
तो मैंने बोला था मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा बेटा? क्योंकि आपने कैपिटल एलिमिनेट कर दिया 3 लाख, और जबकि इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हुआ सिर्फ 2,10,000 का। तो लाइबिलिटी साइड से 3 लाख हटा दिए, एसेट साइड से सिर्फ 2,10,000 हटा, तो बैलेंस शीट कैसे मैच होगा? तो सर यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2,10,000 और 3 लाख में कि 90,000 का फर्क है ना। लेकिन वो ये डिफरेंस एक्चुअल में रहता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे सिंपलिसिटी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन हुआ क्या है कि जो 3 लाख का कैपिटल है ना बच्चों, 3 लाख के कैपिटल में से 70% 2,10,000 तो हमारा था। 2,10,000 के लिए तो हमने कंसीडर कर लिया नेट एसेट एक्वायर्ड में, लेकिन बचा हुआ जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो अमाउंट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैपिटल जो है एस लिमिटेड का वो है 3 लाख। 3 लाख का 30% बोले तो 90,000 हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब आपने क्या किया, एसेट तो पूरा लिख लिया अपने पास 8,90,000, लेकिन पूरा पैसा जो आपने एसेट का 8,90,000 लिखा वो पूरा आपका नहीं है, उसमें से 90,000 रुपये हमें बाहर वालों को देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पैसा पूरा एसेट आपका नहीं है। 8,90,000 मतलब वो तो टोटल हो गया आपका। जो 4 लाख रुपए लिखे ना, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए जो लिखे हमने, तो 4 लाख पूरा हमारा नहीं है। 4 लाख में से 1 लाख माइनस होगा, एक तो क्रेडिटर को जाएगा। फिर उसके बाद तो सर हमने इसमें 4 लाख लिए, लेकिन इसमें 1 लाख भी ले लिए, तो 4 माइनस में 1, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का ही कैपिटल है, तो नेट एसेट उतना ही आ रहा था, तो उसका 30% आउटसाइडर का है। 30% मतलब 90,000 बाहर वालों को जो देना है वो यहाँ लिखने के लाइबिलिटी साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ये माइनर शेयर होल्डर्स बोलते हैं इसको। अब ये हो जाएगा 8,90,000। ठीक है, तो अब ये मैच हो गया। इतना ही करना है पेपर में, आपको 2 वर्किंग बनानी पड़ेगी, ये दूसरा और पहला बोले तो पहला ये वाली वर्किंग है। अब इसमें भी 2 सिचुएशन मैंने दिया हूँ आप लोगों के लिए, हम ये सॉल्व कर देते, बैलेंस शीट आप बनाएंगे। अब ध्यान देना कि भाई इन्वेस्टमेंट यदि 2,30,000 और 1,90,000 हो गया तो क्या, तो देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,30,000 और 1,90,000। नेट एसेट एक्वायर्ड तो सेम रहेगा, 2,10,000 यहाँ रहेगा और 1,90,000 सॉरी 2,10,000 यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ देखो 2,30,000 में से 2,10 गया तो 20,000 का क्या हो गया, गुडविल। क्योंकि हमने 2,30,000 दे के 2,10,000 का नेट एसेट एक्वायर्ड किया, और यहाँ पे सेम उल्टा बनाया है मैंने, क्वेश्चन बनाया है करके आपको सेम आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्योंकि ये 1,90,000 देके हमने 2,10,000 का एसेट एक्वायर कर लिया। तो अब ध्यान दो, यदि हम या तो ये सिनेरियो देखो, तीनों में से कोई एक ही सिनेरियो रहेगा, तीनों सिनेरियो एक साथ नहीं रहता क्वेश्चन में। तो ये देखो, यदि हम ये फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो अब यहाँ गुडविल कितना है बच्चों, तो 20,000 रुपये की गुडविल आ गई। अब ये गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखानी है। तो ये जो सन्ड्री एसेट आया 8,90,000 का, तो उसके वो तो जो आएगा वैल्यू आएगा, पर ये गुडविल हमें दूसरे कलर के पेन से लिखते भाई। यदि गुडविल रहेगा 20,000 का, ये गुडविल रहेगा, ये कौन से सिचुएशन में हो रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में। तो फर्स्ट सिचुएशन में सन्ड्री एसेट में बदलाव आएगा, 4,70,000 हो जाएगा ये, तो 20,000 बेसिकली इसको कम कर दिया था मैंने मैच करने के लिए, तो 470 प्लस 4,00,000 कितना हो जाएगा, 8,70,000। तो ये सेकेंड सिचुएशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,70,000। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8,90,000 ही आएगा। ये 20,000 प्लस 8,70,000, 8,90,000 ही आएगा सेकेंड सिचुएशन का टोटल। यहाँ पे ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो 20,000 रहेगा, और ये जो टोटल है वो 8,90 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हर केस में सेम रहेगा, हर केस में सेम रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये केस में ये टोटल 8,90 आ गया, 870 प्लस 20 8,90 आ गया, बेसिकली यहाँ गुडविल आया एक। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कम कर दिया था। यदि हमने सेकंड सिचुएशन की बात करें तो उसमें कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व मतलब 20,000 यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,20,000। ये क्या हो जाएगा, 20,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। ये कौन से सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फिर से वही रहेगा। अब जब ये है तो मैंने आपको सन्ड्री एसेट बढ़ा दिया है 20,000 से, 5,10,000 प्लस 4,00,000 कितना हो जाएगा बच्चों, 9,10,000। तो ये जो है 9,10,000 रहेगा कौन से सिचुएशन में,
थर्ड सिचुएशन में, और थर्ड सिचुएशन में गुडविल नहीं रहेगा, गुडविल नहीं रहेगा। अब ध्यान दो, 8,90,000 पहले से टोटल था, 20,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,10,000 ऐड हो जाएगा और ये 9,10,000 ही रहेगा, 20,000 तो दिखेगा ही नहीं ना। थर्ड सिचुएशन में सिर्फ यहाँ पे 9,10,000 दिखेगा, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। क्लियर है? ये एक तरीके से मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन में बैलेंस शीट, आपको क्या करना है, देखो तीनों सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन की बैलेंस शीट तो मैंने बना के दिया है, सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन की बैलेंस शीट आप इंडिपेंडेंटली फटफट रफ में बना के देखो। डाउट आता है अब तुरंत आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कॉमेंट लर्निंग ऐप के चैट ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, ये लेक्चर का रेफरेंस डालिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो अभी तक हम कर रहे थे। ये मेरा था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पस था कि कंसोलिडेशन कैसे होता है, और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा है कि एलिमिनेट क्या करते हैं हम, शेयर कैपिटल को एलिमिनेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को भी एलिमिनेट करते हैं। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का रहता है, इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड का रहता है, मतलब होल्डिंग कंपनी का रहता है। तो ये देखिए पेपर में आने का इस तरीके का क्वेश्चन आपको चांस है, लेकिन थोड़ा सा कम मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए आएगा या तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, मतलब हार्डली इसको 3-4 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, यदि आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ गया है तो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी आपको डाउट है तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझा, बता दूंगा मैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन, अब इसके बाद जो है ना 4.8 से लेके आगे कितने क्वेश्चन है भाई, एक बार देख लेते हैं। हो गया ये 13, मतलब ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो अभी हम और कर लेंगे, है ना। और उसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे, पर प्राइमा फेसी इतने क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो आप ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से भी कोई और किताब से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार हम ये 4.8 वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, नेट एसेट एक्वायर कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे, बाकी बेसिक चीज़ें सेम रहती है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एल एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडियरी एस लिमिटेड। अगेन ये एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। रिकॉर्डिंग देख लेना पड़ता है एक बार हो रहा है कि नहीं बीच बीच में, है ना। चलो ये क्या गया, नया क्वेश्चन है, नया पेज पे रहेगा वो। यार मैं क्वेश्चन ये रहा, शेयर कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व दे दी, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जनरल रिजर्व दोनों का दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का। प्रॉफिट लॉस भी दोनों का दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया, सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे दिया अगेन, और इन्वेस्टमेंट 10,000 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, 1,10,000 में 10,000 शेयर लिया गया, 10,000 शेयर लिया गया। अब ध्यान दो ना, यहाँ पे 1,00,000 कैपिटल है एस लिमिटेड का, 10 रुपए का कैपिटल है। 1,00,000 को बच्चों यदि 10 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आएगा, तो मतलब 10,000 तो इसका शेयर है। अब 10,000 शेयर है और पूरा 10,000 शेयर किसने ले लिया है, एच लिमिटेड ने पूरा 10,000 शेयर ले लिया। इसका मतलब ये 100% मतलब होली ओन्ड कंपनी का है ये केस। जैसी होली ओन्ड कंपनी आया, मतलब आपको एक चीज आसान हो जाती है कि इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही 100% शेयर होल्डर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे। ऑल शेयर वेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। ध्यान रखना, डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का हमें नेट एसेट लगता है, हमने कितना नेट एसेट्स एक्वायर्ड किया डेट ऑफ एक्विजिशन का, उसके बाद वाला रेवेन्यू प्रॉफिट में आता है, उसके पहले वाले को कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले वाले प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन जनरल रिजर्व। 1 अक्टूबर को जनरल रिजर्व में 40,000 रुपये बैलेंस शीट था। देखो ये 31 मार्च की बैलेंसेस है, कब की है ये, 31 मार्च 2018 की बैलेंस है, जबकि एक्विजिशन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2017 को। तो आप ये रिजर्व्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए ये रिजर्व्स यूज नहीं कर सकते। जो उस दिन था, जिस दिन हमने एक्विजिशन किया,
वो वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो ये हमेशा पेपर में दिया रहेगा। तो ये जनरल रिजर्व जो 60,000 था उसमें 40,000 रुपये बैलेंस 1 अक्टूबर 2017 को था, है ना। एस लिमिटेड, सॉरी, 1 अप्रैल 2017 को था, ऐसा लिखा है 1 अप्रैल 2017 को था, ध्यान देना। 40,000 1 अक्टूबर को नहीं, 1 अप्रैल 2017 को था। एस लिमिटेड ट्रांसफर ₹20,000 टू जनरल रिजर्व फॉर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। तो एस लिमिटेड ने 20,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है 31 मार्च 2018 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगा, मैं बताता हूँ। और there was no balance in profit and loss account of S Limited on 1st April 2017. You are required to calculate cost of control, capital profit and prepare consolidated balance sheet as on 31st March 2018. ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे एक चीज पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि क्या हो रहा है। ये ईयर चालू होता है 1 अप्रैल 2017 से और ख़त्म होता है 31 मार्च 2018 को। अब यहाँ पे बीच में एक डेट आई 1 अक्टूबर 2017। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में ये दिन इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एस लिमिटेड का सारा शेयर, दूसरे शेयर होल्डर्स होंगे कोई, उनसे पूरा शेयर खरीद लिया और अकेला ओनर बन गया। तो 100% 10,000 शेयर ले लिया भाई उसने, 10,000 शेयर ले लिया। कितने में लिया बच्चों? तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,10,000 में लिया, 1,10,000 में लिया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको डाउट नहीं है। लेकिन अब हमें ये जो डेट है ना उसको हम बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। ये जो डेट है 1 अक्टूबर 2017 को हम बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये दिन का हमें पता करना रहता है नेट एसेट्स, ये दिन का। तो नेट एसेट्स में जो अच्छा मेथड है वो यही है कि आप इस दिन का शेयर कैपिटल पता कर लो, इस दिन का रिजर्व्स पता कर लो और इस दिन का प्रॉफिट लॉस का कुछ बैलेंस है तो पता कर लो। ये चीज़ इस वे से जाना ज़्यादा अच्छा रहता है नेट एसेट्स में, और नॉर्मली पेपर में आपको इसी वे से जाना रहेगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन देते हैं वो। अब ध्यान देना, उन्होंने ये दिन का नेट एसेट के लिए मुझे ये दिन का शेयर कैपिटल चाहिए, रिजर्व चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो देखो नॉर्मली शेयर कैपिटल में बदलाव होता नहीं है, शेयर कैपिटल बार बार थोड़ी बदलता है, वो एक बार ऑथोराइज हो गया, एक बार इशू हो गया तो उतना ही रहता है। रिजर्व सरप्लस वगैरह बदलता है, पर बदलाव हुआ रहा तो बताएगा वो क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकता है, पर नॉर्मली नहीं बदलता है। तो आप क्वेश्चन में तो यही एज्यूम करेंगे कि जो 1 अप्रैल 2017 को शेयर कैपिटल था वही 1 अक्टूबर 2017 को भी था, वही 31 मार्च 2018 को भी है, अनलेस कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो आपको मानना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे शेयर कैपिटल तो सर क्लियर है, शेयर कैपिटल तो हम कितना मान लेंगे कि भाई 1,00,000 रुपए ही था, शेयर कैपिटल कितना था? 1,00,000 रुपए ही था डेट ऑफ एक्विजिशन को। सॉरी, सन्ड्री एसेट्स, सॉरी, रिजर्व 60,000 है, लेकिन ये 60,000 जो रिजर्व से बेटे 31 मार्च 2018 का है। अब यहाँ पे 31 मार्च 2018 का जो रिजर्व्स है, हम यहाँ पे रिजर्व्स बोल रहे हैं, वो 60,000 है। और ध्यान देना प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कहाँ कितना है 31 मार्च 2018 को? 20,000 रुपये। हर चीज एस लिमिटेड का चेक करते हैं, ध्यान रखना 20,000 रुपये है, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्वेश्चन में नीचे कि 1 अप्रैल 2017 को 40,000 रुपये रिजर्व्स में बैलेंस था, मतलब ये सब एस लिमिटेड का, तो रिजर्व्स में कितना बैलेंस था? 40,000 रुपये बैलेंस था। और उनका कहना है कि प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं था बैलेंस, प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं था, ये नीचे लिखा था उन्होंने, प्रॉफिट लॉस में कोई बैलेंस नहीं था। और सर अभी यदि कॉमन सेंस की बात है 40 का 60 हुआ है तो 20,000 ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुआ उसमें, ये जो 40 का 60 हुआ है तो इसमें प्लस कितना हुआ? 20,000। तो वो एक्चुअली ट्रांसफर होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, वो किससे ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस से जनरल रिजर्व में 20,000 रुपये ट्रांसफर हुआ, और वही उन्होंने लिख के दिया है। वो नहीं भी लिख के दिए होते तो भी हम वही मानते थे, 20,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 31 मार्च 2018 को। अब ध्यान दो,
यहाँ पे। तो 1 अक्टूबर 2017 को रिजर्व्स कितना था, एक तो ये पता करना है, और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना था ये पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक टेबल है जो हम यहाँ बनाएंगे। ये मेरे को हमारे जो मास्टर है, जब मैं सीए फाइनल पढ़ता था तो एक ये परवीन शर्मा सर है, वो ये मेथड से पढ़ाते हैं भाई। वो मेथड काफ़ी अच्छा था एंड वो बेस्ट है थोड़ा एनालिसिस करने के लिए। तो आप इसमें देखो, अपन वो मेथड से कैसे इसको एनालाइज करेंगे। और मुझे समझ ये आपको ये जो लाइन है ये समझ में आ गया होगा कि टाइमलाइन के हिसाब से कब क्या हुआ है। अब इसको ना आगे देखो, इसमें ना हम दो चीज में डिवाइड करते, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट बोलो, प्री एक्विजिशन सीधा रखो, और एक रहता है पोस्ट एक्विजिशन, जो हम एनालिसिस करते हैं दो टुकड़े में करते हैं। अब इसमें हम एक पहला तो रहता है शेयर कैपिटल, तो वो तो प्री एक्विजिशन रहेगा नॉर्मली, तो कितना वैल्यू है वो देख लो बेटा, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, सॉरी। वो प्री एक्विजिशन में लिखना है, वो पोस्ट एक्विजिशन में नहीं लिखना है। वैसे ही अब आएगा, एक आएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स की देखो कितना है, जनरल रिजर्व जो अभी हमने एनालिसिस किए उसके हिसाब से 40,000 तो 1 अप्रैल 2017 को था, तो वो तो एक्विजिशन के पहले वाला ही हो गया, समझ रहे हो क्या। 1 अक्टूबर 2017 को था ना अपन ने एक्विजिशन किया, तो 40,000 तो ओपनिंग बैलेंस है रिजर्व में, तो वो तो प्री एक्विजिशन ही हो गया, मतलब एक्विजिशन के पहले वाला ही हो गया, समझ रहे हैं। तो भाई ये जो 40,000 है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का, 20,000 का, तो मेरे को बात बताओ, वो जो 20,000 का एडिशन हुआ है वो कौन से डेट को हुआ, वो हुआ बच्चों 31 मार्च 2018 का, वो ये साल का पैसा कमाया हुआ है। तो 20,000 में हमने ये 1 अक्टूबर 2017 को, तो हम ये मानेंगे कि ये 6 महीने में 10,000 रुपये कमाया और आगे के 6 महीने में 10,000 कमाया, टोटल 20,000 इसलिए मैंने कहाँ ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में, समझ रहा है, 31 मार्च 18 को। तो यहाँ इसलिए आपको जो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट पीरियड प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में क्या करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 20,000 ट्रांसफर किया गया, तो हम 10,000 मानेंगे प्री एक्विजिशन और 10,000 मानेंगे पोस्ट एक्विजिशन, ये जनरल रिजर्व में जो ऐड हुआ, टोटल 20,000 ऐड हुआ। वैसे ही अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर का देखें, तो प्री एक्विजिशन में 1 अप्रैल को तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना है, 20,000 रुपये है, और ये 20,000 रुपये साल भर में कमाया होगा इसलिए है ना, साल भर में कमाया होगा, तो साल भर में कमाया, लेकिन ये साल यदि देखोगे तो हमने बीच में 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा है शेयर, तो 10,000 आधे साल में कमाया होगा, 10,000 अगले आधे साल में कमाया होगा, हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा। तो जब 10,000 ऐसा है, तो 10,000 हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो इधर यदि कमाया है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, उधर का कमाई हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे वो जो 20,000 है उसको 10,000 अब प्री में लिखेंगे, 10,000 पोस्ट में लिखेंगे, तो कुल मिला के देखोगे तो ये हो गया 1 लाख शेयर कैपिटल, और ये पूरा मिला के हो गया 60,000 रुपये का जनरल रिजर्व, और ये मिला के हो गया 20,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस। ये एनालिसिस है, समझ रहे हो क्या ये एनालिसिस कैसे हो रहा है। देखो 40 10 10 60,000 हो गया, जो 60,000 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट है, ये 1 लाख हो गया, और ये 20,000 रुपये हो गया, 20,000 रुपये का भी ये एनालिसिस, 10 + 10, 10 प्री में 10 पोस्ट एक्विजिशन में। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा है शेयर, तो ये 20,000 जो प्रॉफिट लॉस में बैलेंस है वो तो साल भर में कमाया हुआ बैलेंस है, तो हम ये मानेंगे कि भैया आप 6 महीने में जो कमाया होगा 1 अक्टूबर तक, वो तो प्री एक्विजिशन वाला हो गया, तो 10,000 इसलिए मैंने प्री में डाल दिया, 10,000 पोस्ट में डाल दिया। रही बात 60,000 जनरल रिजर्व, तो आप बोलोगे कि सर उसमें भी 30,000 कर देते थे, 30,000 प्री एक्विजिशन 30,000 पोस्ट एक्विजिशन। नहीं बच्चों, उसमें क्वेश्चन में दिया था कि 40,000 तो 1 अप्रैल को बैलेंस था, तो जो है वो तो क्लियरली पता है,
कि 40,000 तो पहले का ही बैलेंस है, तो इसलिए 40 तो फिक्स है। फिर 40, 60 में से 40 गया तो 20,000 बचा, और 20,000 उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने उसमें ट्रांसफर किए। तो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किए तो ये थोड़ी ना पता है कि वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से ट्रांसफर किए थे कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ट्रांसफर किए थे। तो हम ये मान लेंगे कि 10,000 प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट से गया था, 10,000 पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट से गया था। अब इसको टोटल कर लेंगे। ये हो गया बच्चों। शेयर कैपिटल को अलग ही रखो, शेयर कैपिटल हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फिलहाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम प्रॉफिट लिखेंगे। ये हो गया 60,000 और ये हो गया 20,000। ये ऐसा नहीं है कि जनरल रिजर्व वाला 60,000 है इधर, वो नहीं पढ़ने का। ये ऐसा है, वो जो बाइफरकेशन समझाया वैसे ही, अपनी गणित नहीं लगाने की। ये हो गया। तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रहता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये एक्चुअली है कैपिटल प्रॉफिट। तो आप एक बार का इसको, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका दूसरा हेडिंग रहता है कैपिटल प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि ये पैसा मतलब शेयर एक्वायर करने के बाद कंपनी ने कमाई, तो रेवेन्यू प्रॉफिट बोली जाती है। उसके पहले वाले को कैपिटल प्रॉफिट बोली जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया था, बना बनाया आयता हमको मिला वहां पे। अब हमें जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालनी है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ध्यान देना कभी भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त हमें यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है भाई? 1,10,000 में एच लिमिटेड ने एक्वायर किया। वर्किंग चालू हो गई है। हाँ, ये बोल सकते हो कि हमने कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए डेटा बनाया, और ये हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए। और यहाँ हम नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स एक्वायर्ड देखेंगे। नेट एसेट्स एक्वायर्ड, तो इसमें हमने शेयर कैपिटल कितना लिया? शेयर कैपिटल का हिस्सा तो हमारा 100% ही है, तो पूरा मतलब पूरा ही तो शेयर हमने ले लिया है भाई, तो 1,00,000 रुपए। और कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा बस लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ बस हम कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। तो कैपिटल हमने 100% शेयर हमारा है, पूरा 60,000 हिस्सा हमारा हुआ। तो ये कितने का वैल्यू ले लिया हमने? 1,60,000। तो ये हमको ज़्यादा का वैल्यू मिल गया, समझ रहे हो क्या? 1,10,000 रुपये दे के मैंने 1,60,000 रुपये का एसेट एक्वायर कर लिया, बहुत अच्छी डील हो गई। तो ये हो गया बच्चों 50,000 रुपये का, यहाँ पे हो गया कैपिटल रिजर्व। फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, ठीक है। लॉस हुआ, ज़्यादा पैसा दिया तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व। बस इतना ही रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाहर वाला कोई शेयर होल्डर है ही नहीं। अब हम यदि बैलेंस शीट बनाए, हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो पहला तो रहेगा भाई शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसका नोट 1 बनाएंगे। फिर लिखेंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका नोट हम 2 बनाएंगे, वो 2 नंबर से आएगा, हम बनाएंगे अभी वो सब चीज़ें। उसके बाद देखो ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब देखो, अब नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वहाँ पे कुछ आने वाला है नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहा तो हम यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते थे, और अभी यहाँ पे रहता था तो हम यहाँ पे दूसरा लिख देते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पर यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे सीधा हम तीसरा यदि है यहाँ तो हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ है नहीं बच्चों, करंट लाइबिलिटीज ही है। और इसके लिए इसके अंदर एक ही है ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, उसको हम नोट नंबर 3 देंगे, वहाँ से ला लेंगे। और इस तरीके से ये एसेट साइड लाइबिलिटी साइड हो जाएगी पूरा। उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों एसेट्स। देखो मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 आपको आना जरूरी है। इसमें रहेगा पहले नॉन करंट एसेट्स,
तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ नॉन करंट करंट एसेट्स के डिटेल दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ सन्ड्री एसेट्स लिख दिया है, तो हम भी सिर्फ सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे भाई, हमको थोड़ा ना पता क्या लिखना क्या है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखेंगे बच्चों, सन्ड्री एसेट्स। इसका मैं नोट भी नहीं बनाऊंगा, यहीं पे लिख देता हूँ एच लिमिटेड का कितना है और एस लिमिटेड का कितना है, लिख देते दोनों। तो देखो ये पहले लिख देते 4 लाख और 2,40,000, तो नोट के जगह यहाँ पे बाहरी 4 लाख और 2,40,000, ये टोटल कितना हो गया बच्चों 6,40,000। क्लियर है ये, दोनों के एसेट को ऐड कर दिए। अब लाइबिलिटी में देखो दोनों को कैपिटल को ऐड नहीं करते, मैंने बताया कैपिटल सिर्फ एक का लिखना 2 लाख रुपए। तो यहाँ जब यदि आप नोट्स ऑन अकाउंट बनाएंगे, नोट्स ऑन अकाउंट, तो उसमें पहला रहेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रहेगा, तो उसमें आप लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितना है बेटा, देखो ये 2 लाख है, 10 रुपए का एक है, तो वो ऐसा 20,000 शेयर होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये टोटल हो जाएगा बेटा 2 लाख, ये दिया हुआ भी है, ठीक है। और इसका टोटल भी 2 लाख ही रहेगा। आप यहाँ पे नोट नंबर 1 से 2 लाख रुपए लिखेंगे। वैसे रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे नोट नंबर 2, ये बनाना ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता पेपर के हिसाब से। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व 60,000 और इधर का 60,000, तो वैसा नहीं लिखते हैं यहाँ पे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में एच लिमिटेड का कितना है बच्चों 60,000, एच लिमिटेड का कितना है 60,000। तो एस लिमिटेड का जो है क्या रहता है इसमें, इसमें एक तो ये जो 60,000 है उसमें से जनरल रिजर्व में ये जो वर्किंग बनाए थे, ध्यान देना, ये 60,000 टोटल था जनरल रिजर्व का, 50,000 तो प्री एक्विजिशन में चला गया, सिर्फ 10,000 ही किधर है पोस्ट एक्विजिशन में है। तो बेसिकली वो जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो है रेवेन्यू प्रॉफिट, जो कि पोस्ट एक्विजिशन में चला गया है। तो पोस्ट एक्विजिशन में ये जो 20,000 रुपए की जो रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं वो सीधा सीधा आप ऐड कर दो वहां पे। एस लिमिटेड की जनरल रिजर्व हम कितना लेंगे, सिर्फ 10,000 रुपये, क्योंकि हमारा शेयर सिर्फ कितना है 10,000 रुपये है, दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 10,000 शेयर है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट में। जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वही वहाँ लिखेंगे, ये नहीं लेंगे कहीं पे, क्योंकि ये हमने जो 60,000 है वो यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट का लेंगे वैल्यू। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस। तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस देखो, 40,000 एच लिमिटेड का है, एच लिमिटेड का अगेन 20,000 नहीं लेंगे, एच लिमिटेड का कितना लेंगे हम 40,000, एच लिमिटेड का तो पूरा ही ले लेना हमेशा 40,000, ये कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब एच लिमिटेड का 40,000, एच लिमिटेड का कितना है हमारा प्रॉफिट लॉस में हिस्सा, रेवेन्यू प्रॉफिट चेक करना है अपने को, हाँ। तो 20,000, 10,000 रुपये, देखो 20,000 टोटल था प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, पर 10,000 प्री एक्विजिशन में चला गया, पोस्ट एक्विजिशन में कितना है सिर्फ 10,000 है, उतना ही हम लेंगे। ये हो गया बच्चों 50,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, सर ये कहाँ से निकला बेटा, ये निकला कैपिटल रिजर्व हमारा, ये इधर जो निकाले थे ना 50,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व, वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 50,000 रुपये। ये तीनों का टोटल हो गया 1 लाख, और ये 70,000 आएगा, माइनस कर दिया मैंने,
70, ये 50 है, ये 1,70,000 रुपये। देखो 60,000 एच लिमिटेड का ऑलरेडी जनरल रिजर्व था और प्रॉफिट लॉस भी 40,000 था। बस 10,000 रुपये जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन वाला पार्ट था वो हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व में ऐड कर दिए, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस में ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐसा 1,70,000 रुपये हो गया। तो हम यहाँ पे 1,70,000 लिख देंगे। वैसे ही रहेगा अभी ट्रेड पेबल, मेरे को जगह नहीं, मैं यहाँ बना लेता हूँ। तीसरा जो नोट है वो है ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल में क्या है, एच लिमिटेड का लिख दो, एच लिमिटेड का लिख दो। एच लिमिटेड का कितना है, 2,10,000, उसका है 60,000। ये 2,10,000, 60,000, ये टोटल हो गया 2,70,000। ये हम लिख देंगे आंसर में, यहाँ पे 2,70,000। इन तीनों को ऐड कर दो, 2 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 2,70,000, ये आ गया 6,40,000। और ये भी कितना हो गया, 6,40,000। ये कुल मिला के ये क्वेश्चन यदि इतना आप करते हो तो पेपर में आपको 8 मार्क मिलेंगे। है नहीं, आसानी की डिफिकल्टी भी क्वेश्चन, क्वेश्चन आसानी है, पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ लग सकती है। अभी और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। बेसिकली कुल मिला के हर चीज़ कहाँ पे आ रही है कि जो डेट को एक्वायर किया ना, वो डेट का कैपिटल प्रॉफिट निकालना, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के हिसाब से। और उसके लिए आपको ये जो वर्किंग बना है ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर टाइमलाइन कैसा डिसाइड हो। बेसिकली आपको देखना है कि जिस दिन मैंने शेयर खरीदा, इन्वेस्ट किया, उस दिन के पहले का प्रॉफिट क्या है, चाहे वो जनरल रिजर्व में हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो। और यदि उस दिन के पहले का हिस्सा है वो, यदि बीच में खरीदा तो आधे साल तक की जो प्रॉफिट है, मतलब 4 महीने में खरीदा तो वो 4 महीने की प्रॉफिट। यदि हमने मान लो 31 जुलाई को खरीदा है शेयर, तो अप्रैल में जून जुलाई प्री एक्विजिशन हो गया, जुलाई के बाद वाली जो है अगस्त से लेके अगला मार्च तक पोस्ट एक्विजिशन हो गया। तो साल भर का प्रॉफिट दिया है तो उसको आप ये 2 टुकड़ों में बांटेंगे, प्री एक्विजिशन में बांटेंगे, पोस्ट एक्विजिशन में बांटेंगे। और रिस्पेक्टिव फिगर्स को फिर आप ये रेवेन्यू प्रॉफिट की तरफ जो रहेगा वो आप एच लिमिटेड का जब हिस्से लोगे रिजर्व सरप्लस का वर्किंग बनाते वक्त वहाँ लिखेंगे। और ये जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में। कैपिटल प्रॉफिट ध्यान में रखना है, हमेशा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। कैपिटल प्रॉफिट में जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है वो नेट एसेट बेसिकली एक्वायर किया गया, किसके द्वारा, होल्डिंग कंपनी द्वारा। अब यहाँ 100% हिस्सा था करके हमने पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट लिख दिया 60,000। मान लो 70% रहता तो 60,000 का सिर्फ हम कितना लेते थे, 70% लेता था, 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाता था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने खुद से एक बार प्रैक्टिस करें और आप ये वर्किंग बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, आप लटकोगे यदि कि नहीं सर ये तो बाइफर्केशन करने नहीं समझ में आ रहा है, प्री में कैसे कंसीडर किया, पोस्ट में कैसे कंसीडर किया, जम नहीं रहा है, तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे लटके, आपको दिक्कत आए तभी तो आप पूछोगे, अदरवाइज तो आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हो पहली बार में। भाई ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में बहुत कम चीज़ें रखी गई है ना, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको आपको तय करना है कि कितना मेहनत आपको करना है, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें जितना है यदि उतने क्वेश्चंस भी आप करते हो तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे ही। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उसको प्रैक्टिस करो, उसमें आपको समझेगा ये कैसा डेटा एनालाइज हुआ वो भी समझेगा। नहीं समझता है डेफिनेटली डाउट पूछो, आई विल एंटरटेन इट। ओके, तो मुझे लगता है आज के ये अपने लेक्चर में इतना काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद हम इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो मैं ही थक जाऊंगा यार। इसमें अभी ये 4.9 क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है, ये एक बार आप ट्राई करो, है ना, फिर मैं करके दूंगा। इसमें 3,200 शेयर ही एक बार के, पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी है, ये फुल्ली ओन्ड नहीं है। तो ये 4.9 और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है, ये पेपर में 16 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्रेडिटर्स डेटर्स वगैरह भी है। चलिए मैं करके दूंगा, आप ये कर लेना 4.10, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे 4.10। इसमें कैपिटल प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, ये एक आप ट्राई कर सकते हैं। और ये इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लो,
आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। एच लिमिटेड 8 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है। इसमें अगेन ये ऐसा वर्टिकल बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये इतना है ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। फिर ये 16 मार्क्स वाला रहेगा। और ये एक मैंने आईसीआई की किताब है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको पढ़ा दूंगा मैं। तो ये कुल मिला के अभी 2-3 जो एग्जाम हुए उसमें पेपर्स में आए हुए इसी बेसिस के क्वेश्चन सारे रहते हैं ऑथर्स की बुक में। आप उसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो बच्चों। उतनी सारी क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो सब मैं पेड लेक्चर में डालूंगा ऑफकोर्स। तो मुझे लगता है इससे आपको जरूर हेल्प हो जाएगी और आप अच्छा खासा एग्जाम में, आप इतना मतलब ये जो 4-5 घंटे का लेक्चर है उतना पढ़ लिए, देन यू विल बी एबल टू वेरी इजीली क्लियर द एग्जाम। एंड आप ये जो मतलब ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से डेफिनेटली उसको कर पाओगे, क्योंकि वो जो पेड लेक्चर्स वगैरह बनेंगे उसमें नॉर्मली क्या है, थोड़े और वैरायटीज़, थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही सब होने वाली है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे तो भी आप इनफ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जो 1-2 अभी 3-4 क्वेश्चन और है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाय बाय।